नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईवीएस का लेक्चर है चौथा, और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां से चीज़ें खत्म की थी वहीं से चीज़ें लेके आगे बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक टॉपिक के ऊपर इतने लेक्चर क्यों आ रहे हैं। जैसे हम लोग वाटर कर रहे हैं, इसका पहला टॉपिक, तो इतने लेक्चर क्यों आ रहे हैं? लेक्चर बहुत आ सकते हैं सर एक एक टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इतना स्पेसिफिक पॉइंट्स सिर्फ 5 या 6 टॉपिक दिए गए हैं और इतने ज़्यादा नंबर का आ रहा है। बहुत से लोग अभी भ्रम की स्थिति में हैं जो सोच रहे हैं कि शायद ये 10 या 20 नंबर का ईवीएस आएगा। तो आप लोग बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, बिकॉज आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बाद में बोलेंगे कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। बिकॉज जो कोर सब्जेक्ट वो 80 मार्क्स का है, तो कोर सब्जेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, कोर सब्जेक्ट में कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकता लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बस खैर, ईवीएस कितने मार्क्स का आएगा वो मैं छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, टेंशन ना लीजिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में 30 नंबर से कम नहीं आएगा। चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और ईवीएस में हम लोग जो अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, जल जिसको वाटर बोलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें और आगे की ओर देखने की कोशिश करते हैं। बहुत स्मूथ सेलिंग करेंगे और जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो पेपर में आएगा भी। वाटर के अंदर जल से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। शादियों का सीजन चल रहा है तो शोर शराबा भी हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा है, आप क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण बेसिकली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं वाटर से रिलेट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन गारंटी से यहाँ मुझे देखने को मिल सकता है, और पिछली बार के सिलेबस में भी फोटोसिंथेसिस अलग से दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक हर टॉपिक बता रहा हूँ, इसके बाद में भी एसिड रेन बताऊंगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? पहला क्वेश्चन, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना? एक पहली बात तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या कुछ है? ये एक प्योर ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंतर्गत जो पौधे हैं वो अपना फूड बनाते हैं। साधारण भाषा में प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, फोटो मतलब सूर्य की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा संश्लेषण करके, संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस करके कुछ नया बनाना। ये प्रक्रिया है, ये वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, खुद से मतलब अपना भोजन तैयार करते हैं और उन्हीं भोजनों पे हम लोग जिंदा हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? पौधों को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला हुआ है, क्लोरोफिल नाम का एक तत्व होता है, पिगमेंट होता है उनके पत्तों में, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आप लोग को दिखाई देता है, खासतौर से पत्तों का। वो जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करता है किसकी? जो पौधे जड़ से पानी लेके आते हैं ना, जड़ से अपनी छोटी छोटी टहनियों में पानी भर लेते हैं, तो पानी ले लेते हैं, प्लस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खूब घूम रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं। और जब सूरज की रोशनी आती है, इसको हम डेल्टा से दिखा देते हैं, डेल्टा का मतलब होता है हीट, और क्लोरोफिल। तो जब वो हीट क्लोरोफिल के, जब वो लाइट क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है तो इसकी ये पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो ये सीधे सीधे ना इस केमिकल रिएक्शन को जनरेट करना शुरू करता है, ये केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना शुरू करता है, प्रोसेस करना शुरू कर देता है, कैटलाइज करना, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, और इसके साथ ये अपना फल बनाते हैं, जिसको साधारण भाषा में आप लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, पौधे जो अपना खाना बना रहे हैं, गेहूं, चावल, जो भी इसके पौधे ना जो फल आ रहे हैं, वो ग्लूकोज होता है अल्टीमेटली उनमें। तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, यही। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये बाई प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? मेन प्रोडक्ट बनता है ये फूड, C6H12O6। इसको अगर आप बैलेंसिंग करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मुख्य रिएक्शन ये है। इसीलिए ये सारे तत्व की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या इसमें नीडेड है? पानी नीडेड है, कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड है, सूर्य की रोशनी नीडेड है। इसीलिए सूर्य की रोशनी अगर नहीं हो, घर के अंदर आप गमले में पौधे लगाइए तो मुरझा जाते हैं। ठीक है, यही रीज़न है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज हम खाते हैं, तो यही ग्लूकोज हमारी एनर्जी का सोर्स होता है।
ठीक है। आप चाहे इसे आर्टिफिशियली ले लीजिए, चाहे आप इसे फ्रूट्स के माध्यम से, फलों के माध्यम से लीजिए, चाहे खाने के माध्यम से लीजिए, वो यही हमको हमारे शरीर में जाता है और यही फिर जब ब्रेक डाउन होता है तो हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक, क्लियर हो गया जी। जब आप अब यही जो ग्लूकोज हमारे खाने में जाता है ना, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ब्रेक होता है, तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक हो गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। अम्लीय वर्षा ये क्या होती है? अम्ल मतलब एसिड, वर्षा मतलब बारिश। बारिश वैसे 3 प्रकार की होती है मेनली, 3 से 4 प्रकार की, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा इसके बाद। एसिड रेन क्या होती है? इसका ये रिलेटेड है किससे? पॉल्यूशन से। किससे रिलेटेड बच्चे? पॉल्यूशन से। जब एयर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बारिश पे उसका इफेक्ट पड़ने लगता है, तो वाटर से इसको हम लिंकअप कर सकते हैं। क्या होता है? 2 इंपॉर्टेंट गैसें हैं बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब आकाश में जो पानी की बूंदों के साथ ही कंबाइन करती हैं, ये दोनों पॉल्यूटेंट हैं, ये प्रदूषक है जो खास तौर से वायु में व्हीकलर पॉल्यूशन के द्वारा जो व्हीकल्स होते हैं, जो परिवहन की जो गाड़ियां होती हैं, है ना, उनसे ये धुआं निकलता है। खास तौर से सल्फर डाइऑक्साइड तो कई और एक्टिविटी से भी निकलता है, जो लावा, ये वॉल्केनो इरप्शन होता है, वहाँ से भी जनरेट होता है। ईंट के भट्टों से भी ये जनरेशन काफ़ी मिलेगा आपको। तो जब ये पानी की बूंदें हवा में जो तैर रही होती हैं ना, उनसे ये रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये बना देता है H2SO4 और ये बना देता है HNO3। इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और इसको बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। और यही बरसते हैं तो बोला जाता है कि एसिड रेन हो रही है। ठीक है। ये कौन से 2 इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट इसके लिए जिम्मेदार है? यही 2 गैसें वर्षा, अम्लीय वर्षा कराती हैं। तो ताजमहल का पीलापन है वो इसी की देन है। ठीक है। और जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से एक प्रकार से ये वाटर भी कंटेमिनेटेड होकर गिरता है। आदर्श रूप से अगर देखा जाए, क्वेश्चन आता है कि वर्षा का जल सबसे प्योर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है ना, ध्यान देना आपको। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से भी आपको परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल बिल्कुल ओवर शैडोड कर दिया गया है, बिल्कुल शैडो बैंड एक तरह से। मैं बता दूँ आपको, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। अब तक मैं अपने रिकॉर्ड देख रहा था कि 1.25 लाख मेरे सब्सक्राइबर रिड्यूस हो चुके हैं। डेली सब्सक्राइबर मॉर्निंग से इवनिंग तक इंक्रीज़ होते हैं, फिर एक झटके में कम हो जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश कर ली कि एक्चुअली क्या हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। इतने एफर्ट के बाद भी जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं सही, तो बड़ा दुख होता है सच में। लेकिन मैं अपना काम करना जारी रख चुका हूँ और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये कई बार ये दर्द होता है, दुख होता है कि बहुत मेहनत के साथ एफर्ट करने के बावजूद भी आप अननोन रीज़न से, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मेरा जो चैनल है शैडो बैंड हो रखा है। बिल्कुल लोगों तक चैनल सब्सक्राइब जो बच्चों ने कर रखा है उन तक भी ये नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। इसमें आप लोग कुछ कर सकते हैं, शायद अगर कुछ ज़्यादा इसकी रीच बढ़े तो क्या पता यूट्यूब के एल्गोरिदम से बाहर निकल पाएँ हम लोग, है ना। अदरवाइज एटलीस्ट आज हम लोग 8 से 9 लाख सब्सक्राइबर बेस हमारा होता। ऐसा ही बता रहा हूँ, 2 साल से सिर्फ यही तमाशा चल रहा है। खैर क्या ही कर सकते हैं, ये आपसे रिलेटेड बात नहीं है, इसको हम देखेंगे बाद में। अब यहाँ हम देख लेते हैं रेन के ऊपर क्वेश्चन बच्चे आएगा। वर्षा कितने प्रकार की होती है? बहुत ही साधारण भाषा में आपको मैं बता देता हूँ, 2 से 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में। ऊपर आपके ये बादल होते हैं ना, ये बादल हैं आपके, ठीक है, और नीचे गर्म हवाएं घूम रही हैं। तो ऊपर तो बिल्कुल ठंडे होते हैं, बिल्कुल रूही के फाहे की तरह, और जब ये थोड़े से प्रेसिपिटेट पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, है ना। वैसे तो ये बर्फ़ के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्म हवा से पास होते हैं तो सीधी सीधी क्या, पानी की लिक्विड की बूंदें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? लिक्विड की बूंदें बन जाती हैं और पृथ्वी की सतह पे आके बरस जाती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्षा या परंपरागत वर्षा, या जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेन बच्चे, जो हम
90% देखते हैं हम कन्वेंशनल रेन, परंपरागत। इसके बाद सेम सिचुएशन वहाँ पे है, यहाँ पे गर्म हवा है, ठीक है, यहाँ से रूही के फाहे मतलब बर्फ़ के जो बूंदें हैं वो नीचे की ओर आई और गर्म हवा में पिघल के पानी बन गई, है ना, लिक्विड फॉर्म में आ गई। और नीचे जो आई ना वो, तो नीचे ठंडी सतहें थी, कोल्ड सरफेसेस थे, ठंडी जगहों पे आके गिरी, तो गिरते ही वो बर्फ़ बन जाती हैं। इसको बोलते हैं स्लीट रेन, है ना, या फ्रीजिंग रेन बोलते हैं इसको, आके बिल्कुल आके फ्रीज हो जाना, ठीक है, फ्रीज हो जाना, ये इस प्रकार से। तीसरा अगर श्रेणी देखें तो जो ओले जिसको पढ़ते हैं, है ना, ओले जिसे बोलते हैं, बारिश आई, ठीक है, वहाँ गर्म हवा की कमी थोड़ी सी रहती है, गर्म हवा ज़्यादा नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, और उसी से वो उसी बर्फ़ के रूप में ये नीचे आती है और नीचे भी ठंडी सरफेस होती है, वहाँ गिरती है और पूरा आपको ओले की तरह बहुत शार्प आप देखते होंगे बारिश वो होती है। इसी प्रकार स्नो हो गई है, स्नो बिल्कुल वही सिचुएशन होती है जैसे ऊपर होती है, वैसे ही उसी कंडीशन में नीचे आ जाती है, बीच में कोई भी वार्म एयर नहीं होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया आपको लगना चाहिए कि किस प्रकार की रेंज होती हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, करीब 50 क्वेश्चन मैं रेडी कर रहा हूँ जो हम इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आपको वाटर को बहुत ध्यान से देखना, 8th क्लास तक का वाटर तो बहुत ध्यान से देखना है। आपको ये ध्यान देखना है कि जलमंडल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर जलमंडल कितना है, लगभग 67 से 70% है। जो ओशंस हैं उसमें मेनली किस चीज़ की समस्या है, तो टेम्परेचर, जो ओशनिक टेम्परेचर है वो समस्या है, प्लस उसमें जो सॉल्ट है वो समस्या है। इसके साथ साथ 2.7% के आसपास पीने योग्य पानी है हमारे पास, जिसमें से 90% पानी ग्लेशियर्स वाला है और भूमिगत जल वाला है, ये आपको ध्यान देना है। फिर मीठे पानी के कौन कौन से और झीलों वाले इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से हैं, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी, बैकाल झील आपका हो गया, है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। फिर लिक्विड एकमात्र जो वाटर जो एकमात्र ऐसा अगर आप देखेंगे तत्व में आता है जो कि कंपाउंड में आता है, जो कि सॉलिड अवस्था में भी दिख रहा है आपको लिक्विड अवस्था में भी दिख रहा है और गैसियस फॉर्म में भी आपको दिखता है, और इसका एनर्जी के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, स्टीम बना के भी इसको हम काफ़ी ज़्यादा इसको ऊर्जा जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसी पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट लगे हुए होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये इरीगेशन के रूप में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इरीगेशन क्या होता है, सिंचाई करना खेतों की। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा इरीगेशन किससे होता है, हैंडपम्प से होता है, हैंडपम्प कुओं से, नलकूपों से होता है। नहरों का यूज़ अभी भी बहुत कम है क्योंकि नहरों का जाल अभी कम फैला हुआ है। ये मैं आपके लेवल की ईवीएस वाले कुछ क्वेश्चन सीधे से रैपिड फायर बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ ये हो गया। इसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट आपको पता होगा, जो सूखे वाले इलाकों में बावड़ी वगैरह बनाई जाती हैं वाटर कंजर्व करने के लिए, है ना। फिटकरी एलम डाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन डाला जाता है उसको साफ रखने के लिए, ये ध्यान देना। प्योर वाटर कभी ख़राब नहीं होता है, रेन का वाटर प्योरेस्ट होता है। रेन वाटर में जो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं होती है। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है क्या है, 0 डिग्री और 100 डिग्री, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो एकदम से रटे रहने चाहिए। डेंसिटी इसकी 1 है, 1। उसके बाद मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। इसका जो केमिकल फार्मूला है H2O है। केमिकल मास कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। इसके बाद इनके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एंगल्स कितने डिग्री का है, 104 डिग्री का है। इसके साथ हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कितने % वाटर है, करीब 65% के आसपास वाटर है। हमारे ब्लड में वाटर का कितना हिस्सा है, हमारे ब्लड में करीब 55% वाटर है। वाटर के अंदर प्लाज्मा का कितना हिस्सा है, 90% के आसपास प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म में। ये सारी चीज़ें आपको रूटीन में लेके चलनी होगी। वाटर जो है वो ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर में क्या चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती है, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इस तरीके से पढ़िए, मज़ा आएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 7678668827 EVS पेडागोजी के लिए क्लासेस अलग से शुरू हो रही है और PRT का कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ TGT PGT के लिए जनरल पोर्शन अवेलेबल है। कोई भी समस्या क्वेरी हो आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, ज़रूर जुड़ जाइए। फरवरी लास्ट तक का समय है, 2.5-3 महीने दे दीजिए, इजीली KVS की वैकेंसी हमारे हाथ में होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।